हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे, मौज मस्ती कर रहे होंगे और थोड़ा बहुत पढ़ भी रहे होंगे घर पर। आज लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे हम फिजिक्स का, क्लास 10th की। पिछली क्लास में हमने प्रकाश पुंजों के बारे में पढ़ा था। 3 थे हमारे पास में, अभिसारी, एक अपसारी। ठीक है जी। और आज हम अगला टॉपिक शुरू करेंगे अपना, प्रकाश का परावर्तन। इम्पोर्टेंट इनमें ये थे अभिसारी और अपसारी। तीसरा भी था समांतर, पर ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे आज हम, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन होता क्या है कि जब प्रकाश किसी चिकनी व पॉलिशदार सतह से टकराता है तो वह उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इसी घटना को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। कि जब प्रकाश किसी चिकनी व पॉलिशदार सतह से टकराता है और उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखो अब इसका डायग्राम बनाते हैं हम। ये हमारी पॉलिशदार सतह होगी, प्रकाश की किरण आएगी और इस पर टकराएगी। टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। इसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। और जहाँ पर आकर यहाँ ये मिली, इसे कहते हैं हम आपतन बिंदु। और इसे कहते हैं आपतित किरण, यानी कि आने वाली किरण। आपतित किरण ये वाली होती है हमारी परावर्तित किरण। यानी जाने वाली किरण। ये होता है हमारा परावर्तक पृष्ठ, यानी कि जिससे हमारी आपतित किरण आकर टकराई और परावर्तित हो गई, उसे कहते हैं हम परावर्तक पृष्ठ। ये होता है हमारा अभिलंब, जो आपतन बिंदु से खींचा जाता है। ये होता है हमारा आपतन कोण आई, यह परावर्तन कोण आर। ये वाला आपतन कोण, ये परावर्तन कोण। आया समझ में। ये तुम्हारे बोर्ड के लिए बहुत जरूरी है, ये वाला टॉपिक प्रकाश का परावर्तन। इसे ध्यान से समझ लियो भाई, ठीक है। लिख लो इसे अपनी उसमें नोटबुक में, जहाँ भी लिखते हो तुम। अगला टॉपिक है फिर हमारा परावर्तन के प्रकार।
परावर्तन के हमारे पास आपकी क्लास में परावर्तन के दो प्रकार हैं। कौन कौन से? एक तो होगा नियमित और एक होगा अनियमित, यानी कि नियम के साथ होगा एक तो, और एक टेढ़ा मेढ़ा भाग पड़ेगा कहीं कोई। चलो बताते हैं कैसे। इसके हैं दो। पहला नियमित और दूसरा है अनियमित। इसका नाम है, एक और नाम है इसका विसरित परावर्तन। अब इनके बारे में समझते होते क्या हैं ये। पहला नियमित। सबसे पहले देखते हैं हम नियमित परावर्तन क्या होता है। नियमित परावर्तन में जब प्रकाश की किरण किसी पॉलिशदार पृष्ठ से टकराती है, सतह से टकराती है और परावर्तित हो जाती है, तो इसमें जो आने वाली किरण है और जो जाने वाली किरण है ये आपस में समांतर होती हैं। ऐसे ये वाली किरण और ये वाली किरण आपस में समांतर होती है। ये होता है हमारा नियमित परावर्तन। और दूसरा है अनियमित परावर्तन। दूसरा बताते हैं चलो। दूसरा है हमारा अनियमित या विसरित परावर्तन। अनियमित परावर्तन में क्या होता है कि जो हमारी आने वाली किरण है और जो परावर्तित होने के बाद जाने वाली किरण है, यानी कि परावर्तित किरण, वे उनका पता नहीं होता कि किधर को भी चली जाती हैं वे। इसमें नियमित में और अनियमित में एक अंतर होता है क्या, कि जो नियमित था उसमें जो हमारा परावर्तक पृष्ठ था वो तो था समतल, और इसमें हमारा जो परावर्तक पृष्ठ होता है वो होता है इस प्रकार खुरदुरा। इससे क्या होगा कि जो हमारी आने वाली किरण है वो इस पर टकराएगी और विभिन्न दिशाओं में भाग जाती है या परावर्तित हो जाती है। ठीक है जी, आगे समझ में बात कि इसमें जो हमारा परावर्तक पृष्ठ होता है ये हमारा खुरदुरा होता है। ठीक है जी, और उसमें हमारा समतल। उसमें क्या आता है कि जो परावर्तित किरण होती है और आपतित किरण होती है समांतर होती हैं, और इसमें जो परावर्तित किरण होगी इनका कुछ पता नहीं होता, ये किधर को भी जा सकती हैं। ठीक है, आगे समझ में। लिख लो इन्हें, कहीं बना लो, इनकी डेफिनेशन लिखवाने की जरूरत नहीं है क्योंकि पेपर में तो आता नहीं इतना ही। परावर्तन के नियम है, इससे अगला टॉपिक वो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पेपर में लगभग हर साल कोई से ना कोई से सेट में आ ही जाता है। परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम। देखो परावर्तन के नियम, हमारे पास परावर्तन के दो नियम है। कितने नियम है? दो। चलो पहले नियम बताते हैं। पहला नियम क्या कहता है हमारा? इम्पोर्टेंट है भाई, इम्पोर्टेंट। ठीक है जी, पहला नियम क्या कहता है हमारा कि जब आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही पृष्ठ में होते हैं। प्रथम नियम क्या कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही पृष्ठ पर होते हैं। पहला नियम तो ये कहता है क्या, चलो यहाँ पर पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं कि आपतित किरण, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, तीनों एक ही पृष्ठ पर होते हैं।
आई समझ में बात। वो बनाया था जैसे तुमने दिखाया था, अभी बना कर बताया था ना कि ऐसे ये आपतित किरण हो गई, ये वाली परावर्तित किरण, और ये हमारा यहाँ पे था इस पे आपतन बिंदु, और यहाँ हमने करा था अभिलंब, है ना। वही कि आपतित किरण और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु ये रहा, इस पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही पृष्ठ पर होते हैं। आगे समझ में। इसका दूसरा नियम था कि जो आपतन कोण, ये वाला कोण बराबर होता है इस वाले कोण के, कि आपतन कोण, आपतन कोण आई, परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। ये हमारे परावर्तन के नियम 2। कोण आई बराबर है कोण आर के। लिख लो इन्हें। अगला टॉपिक हमारा प्रकाश की उत्क्रमणीयता। प्रकाश की उत्क्रमणीयता। उत्क्रम मतलब उल्टा। समझो भाई से होता क्या है। देखो, प्रकाश की उत्क्रमणीयता होती क्या है कि प्रकाश के परावर्तन की घटना में यदि परावर्तित किरण को आपतित किरण मान लिया जाए, इस वाले को तो आपतित किरण मान लिया जाए, तो आपतित किरण परावर्तित किरण की भांति व्यवहार करती है। इसे कहते हैं प्रकाश की उत्क्रमणीयता। आई समझ में। क्या कहा एक बार और देखो कि यदि हम परावर्तित किरण को आपतित किरण मान लें तो आपतित किरण परावर्तित किरण की तरह व्यवहार करती है। इसे ही हम कहते हैं प्रकाश की उत्क्रमणीयता। ठीक है। लिख लो इसे कि प्रकाश के परावर्तन की घटना में यदि परावर्तित किरण को आपतित किरण मान लिया जाए तो आपतित किरण परावर्तित किरण की तरह किरण की भांति व्यवहार करती है। यानी कि अगर मैं परावर्तित किरण को आपतित किरण मान लिया जाए तो आपतित किरण परावर्तित किरण की भांति व्यवहार करती है। ठीक है बच्चों, लिख लो इसे भी। लिख लिया। अब यहाँ से हम पिछले लेक्चर में पढ़ गए थे प्रकाश के गुण। अब यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि प्रकाश में एक और गुण होता है क्या, कि अपने पथ को उत्क्रम करने का। इसे तुम प्रकाश के गुण में भी ऐड कर सकते हो कि प्रकाश में उत्क्रमणीयता का गुण भी
पाया जाता है। ठीक है, इस अपने उसमें गुण में जहाँ भी तुमने लिखे होंगे वहाँ भी इसे तुम ऐड कर सकते हो अपने। ये भी एक प्रकाश का गुण ही है। अगला टॉपिक है हमारा प्रतिबिंब। इमेज। प्रतिबिंब होता क्या है, देखो, जब हम अगर किसी क्या काम करें कि अगर हम किसी दर्पण के सामने खड़े हो जाएं तो हमारी दर्पण में एक आकृति बन जाती है। देखा होगा तुमने भी कि अगर हम दर्पण के सामने खड़े हो जाएं तो दर्पण में हमारी एक आकृति बन जाती है। उसी आकृति को कहते हैं हम प्रतिबिंब। क्या कहते हैं उसी आकृति को हम? प्रतिबिंब, इमेज। यानी कि उस वस्तु की उस दर्पण में इमेज बन गई है, ऐसे तो कहते हैं हम उसमें। लिख लो सभी प्रतिबिंब को फिर। जब किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखा जाता है तो दर्पण में उस वस्तु की एक आकृति बन जाती है। इसे ही प्रतिबिंब कहते हैं। लिख लो इसे। प्रतिबिंब हमारे दो प्रकार के होते हैं। पहला वास्तविक, दूसरा आभासी। लिखो है ना इसमें। चलो अब इनके बारे में देखते हैं कि वास्तविक और आभासी क्या होता है। वास्तविक प्रतिबिंब लिखो भाई इसके बारे में। वास्तविक प्रतिबिंब होता क्या है कि जब किसी बिंदु वस्तु से
चलने वाली प्रकाश किरणें किसी दूसरे बिंदु से वास्तव में मिलती हैं। ये हो गया वास्तविक और दूसरा था आभासी। आभासी प्रतिबिंब में क्या होता है कि जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें किसी दूसरे बिंदु से वास्तव में नहीं मिलती। इसमें वास्तविक प्रतिबिंब में क्या था कि वास्तव में मिलेंगी, और इसमें क्या था कि उनका केवल आभास होगा, वे वास्तव में नहीं मिलने की। इसे कहते हैं हम आभासी प्रतिबिंब की जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में नहीं मिलती, उसे कहते हैं हम आभासी प्रतिबिंब। लिख लो सभी। परावर्तन के पश्चात कि जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में नहीं मिलती। यह है हमारा आभासी प्रतिबिंब कि जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती है, उन्हें तो कहते हैं हम वास्तविक प्रतिबिंब। और जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु से वास्तव में नहीं मिलती बल्कि आती हुई प्रतीत होती है, उसे कहते हैं हम आभासी प्रतिबिंब। कौन सा? आभासी प्रतिबिंब, केवल उसका आभास होगा। आई समझ में? समझ में नहीं हो तो बता दियो भाई। अगला है हमारा टॉपिक दर्पण। क्या टॉपिक अगला हमारा? दर्पण, मिरर। देखो क्या होता है कि जब किसी चिकने पारदर्शी माध्यम के एक पृष्ठ पर कलई करके दूसरे पृष्ठ को परावर्तक बना दिया जाए तो इस प्रकार बने निकाय को दर्पण कहते हैं। आई समझ में कि क्या? कि यदि किसी चिकने पारदर्शी माध्यम के एक तल को या एक पृष्ठ को कलई करके दूसरे पृष्ठ को परावर्तक बना दिया जाए तो इस प्रकार बने निकाय को दर्पण कहते हैं।
और इससे जो परावर्तन होगा वो एक निश्चित दिशा में होता है। ये भी जरूरी बात है भाई। चलो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं कि क्या, यदि किसी चिकने पारदर्शी माध्यम तल के यदि किसी चिकने पारदर्शी माध्यम तल के एक पृष्ठ पर कलई कर दे तथा यदि किसी चिकने पारदर्शी माध्यम तल के एक पृष्ठ पर कलई कर दे तथा दूसरे पृष्ठ को परावर्तक बना दे तथा दूसरे पृष्ठ को परावर्तक बना दे तो इस प्रकार बने निकाय को दर्पण कहते हैं। तो इस प्रकार बने निकाय को दर्पण कहते हैं। क्या कहा है बरोबर, देखो एक बार और, कि यदि किसी चिकने पारदर्शी माध्यम तल के एक पृष्ठ पर कलई कर दें, कलई कर दो या फिर लाल ऑक्साइड की परत चढ़ा दो, या तो कलई कर दो या फिर लाल ऑक्साइड की परत चढ़ा दो तथा उसके दूसरे पृष्ठ को परावर्तक बना दें तो इस प्रकार बने निकाय को दर्पण कहते हैं। आगे समझ में? अब दर्पण को दो भागों में बांट दिया। दर्पण को कितने भागों में बांट दिया? दो में। एक तो समतल, एक समतल, एक गोलीय। कौन से? एक समतल और एक गोलीय। और सुनो आगे भी सुनो थोड़ा सा इसमें, कि गोलीय को भी दो में बांट दिया बाद में इन्होंने। कौन कौन से में? नाम भी सुना ही होगा, अवतल में और उत्तल में। कौन कौन से में? अवतल और उत्तल में। अवतल में और उत्तल में। ठीक है। दर्पण को दो भागों में बांटा पहले, एक तो समतल, एक होगा गोलीय। फिर गोलीय को दो में बांट दिया कि अवतल और उत्तल। इन्हें लिख लो एक बार आप। समझ में तो आ ही रहा होगा सबके, हैं बच्चों? आज हम समतल दर्पण के बारे में पढ़ेंगे, और जो गोलीय दर्पण है, अवतल और उत्तल, ये इम्पोर्टेंट भी हैं, तो इन्हें नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। और समतल के बारे में पढ़ लो बस। समतल दर्पण एक ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा होता है? समतल।
यानी कि समान तल वाला, कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ एक समतल होता है, यानी कि समान तल वाला, एक जैसा बिल्कुल ऐसा समान तल हो जिसका, उसे कहते हैं हम समतल दर्पण। कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है, समतल दर्पण कहलाता है। ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है, समतल दर्पण कहलाते हैं। समतल दर्पण में एक तुम्हारे OMR में क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से, क्या इसे नोट पॉइंट बना के लिख लियो कहीं। क्या क्वेश्चन होगा कि समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है। क्या कि समतल दर्पण की नोट पॉइंट है भाई ये, तो नोट पॉइंट बना लियो तुम्हारी OMR में, MCQs में 1 नंबर में आ सकता है वाला। समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है बताओ। समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी है, अनंत। और जो फोकस दूरी है ये क्या होता है ये बताएं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में जब हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पण। फिलहाल तुम इतना याद रख लो कि समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। और फोकस दूरी है जो ये बताएंगे हम तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में जब हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पण, उसमें सारा कवर अप कर लेंगे हम ये। अच्छा, एक डायग्राम हो बना लो समतल दर्पण हो कैसा। ये हो गया हमारा समतल, ये हो गया हमारा परावर्तक पृष्ठ, ये रहा। ये तुम्हारा क्या है कि समतल दर्पण, परावर्तक पृष्ठ हो गया, और यह क्ले किया गया पृष्ठ। ये होगी आपतित किरण, परावर्तित किरण, ये अभिलंब, और ये हो गया क्ले किया हुआ पृष्ठ, ये हो गया तुम्हारा क्ले किया गया पृष्ठ, और ये वाला हो गया परावर्तक पृष्ठ। ये हो गया हमारा परावर्तक पृष्ठ। देख लो, तुम ही देख लो डेफिनेशन में क्या कहा गया कि ऐसा दर्पण, ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है, समतल दर्पण कहलाते हैं। ये रहा परावर्तक पृष्ठ है ना समतल, दिखाई भी दे रहा होगा कि ये वाला, कि जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल होगा वे समतल दर्पण कहलाते हैं। और इसे जरूर ध्यान रख लो कि तुम्हारे MCQs में आ सकता है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी बताओ कितनी होती है, तो कितनी हो तुम्हें बताना कि अनंत होती है सर, कितनी, अनंत। ठीक है, बस एक लास्ट टॉपिक करेंगे समझो, बाकी अगला नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम, नेक्स्ट लेक्चर में। इसे लिख लो। समतल दर्पण के गुण, समतल दर्पण के गुण लिख लो बच्चों, बताते हैं इसके बारे में। समतल दर्पण के गुण, पहला गुण है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव
आभासी तथा सीधा होता है। पहला गुण लिखो कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा सीधा होता है। दूसरा है इंपॉर्टेंट कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। वस्तु के आकार के बराबर होता है। दूसरा है समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। तीसरा है कि h ऊंचाई के मनुष्य को देखने के लिए समतल दर्पण के लिए h/2 की आवश्यकता होगी। क्या कहा? तीसरा गुण क्या है? तीसरा गुण है कि अगर कोई मनुष्य h ऊंचाई का है, यानी कि उसकी हाइट कितनी है, हाइट उसकी h है, तो जो उसे दर्पण चाहिएगा वो h/2 समतल दर्पण चाहिए। क्या गुण है? एक और देखो, यदि किसी मनुष्य की हाइट इतनी है, मनुष्य की ऊंचाई h है, तो उसे अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए h/2 का समतल दर्पण चाहिए। आई समझ में? यानी कि अगर किसी मनुष्य की हाइट, अगर मैं कह दूं कि उस मनुष्य की हाइट 4 है, ठीक है जी, और पूछा कि बताओ कि उसे समतल दर्पण कितने आकार का चाहिएगा, तो उसकी हाइट के आधे आकार का समतल दर्पण चाहिए, यानी कि 2 का। कि अगर उसकी हाइट 4 सेंटीमीटर है तो उसे 2 सेंटीमीटर का समतल दर्पण चाहिए। ठीक है, समझ में आ गई? प्रतिबिंब दर्पण से इतने ही पीछे बनेगा कि जितनी वस्तु दर्पण से आगे की ओर रखी है। आई समझ में? कि प्रतिबिंब दर्पण से इतनी पीछे बनेगा कि जितनी वस्तु दर्पण से आगे की ओर रखी है। कि अगर आगे की ओर 2 सेंटीमीटर है तो पीछे की ओर भी जो प्रतिबिंब बनेगा 2 सेंटीमीटर की दूरी पर ही बनेगा। ऐसा नहीं है कि वो 3 पर बन गया, 2.5 पर बन गया, ऐसा नहीं बनेगा। ठीक है, लिख लो एक और। क्या लिखोगे इसमें? लिखो प्रतिबिंब दर्पण से उतनी ही पीछे बनेगा जितनी वस्तु जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण से आगे रखी है, आगे रखी है। आगे समझ में? 4 बहुत है इसके गुण। पहला गुण क्या है? वस्तु तथा एक और अगर गुण लिखवाया जाए इसमें, ये 4 काफ़ी है, बताओ 4 सही है? एक और लिखवा दिया इसमें 5वां गुण। पांचवा गुण चलो लिखवाई देते हैं इसमें। 5वां गुण है कि वस्तु तथा प्रतिबिंब को मिलाने वाली रेखा समतल दर्पण पर लंब होती है। इसे ध्यान रख लो तुम। क्या? कि वस्तु तथा प्रतिबिंब को मिलाने वाली रेखा, कि एक तो वस्तु होगी और एक प्रतिबिंब हो गया, कि उन दोनों को जो आपस में मिला रही उस रेखा वाली रेखा
समतल दर्पण पर लंब होती है। इसे ध्यान रख लो। तो चलो बच्चों, आज के लिए इतना ही। और क्या अगले नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे अपना जो हम छोड़ गए, क्या कि गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण कौन कौन से थे, अवतल और उत्तल, उनके बारे में पढ़ेंगे। और जो ये हमने बताया था कि फोकस दूरी, धूर, ये सारी चीज़ हम अगली इसमें पढ़ेंगे। वक्रता, त्रिज्या नेक्स्ट लेक्चर में। अगर इसमें कुछ भी दिक्कत हो, आज के इस पूरी लेक्चर में, पूरी वीडियो में कुछ भी दिक्कत हो तो कमेंट में बता दियो हमें, और नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे फिर उसे। ठीक है, बाकी कुछ समझ में ना आया तो तब भी बता दियो। चलो फिर ठीक है, बाय बाय, ओके। मज़ा करो तुम भी सब, घर पर पढ़ते भी रहो।